हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जो पुंकेसर होता है यानी कि जो स्टेमन होता है उसकी संरचना यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे पुंकेसर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो बेसिक जानकारी है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले देखिए हमने 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। इसके पहले हमने आपको मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स की संरचना और फीमेल गैमेटोफाइट्स का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी वीडियो हमने प्रोवाइड की थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुंकेसर या स्टेमन की संरचना। तो देखिए पुंकेसर या स्टेमन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए प्रत्येक पुष्प में क्या होता है कि प्रत्येक पुष्प के जो पुमंग होते हैं उनमें एक निश्चित संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं। देखिए इसके पहले हमने जब आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बताई थी यानी हमने एक सामान्य पुष्प की संरचना जब आपको बताई थी उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो एंड्रोसियम होता है, जो पुमंग होता है वही क्या होता है, नर युग्मक होता है। यानी नर युग्मक जो होता है या हम कह सकते हैं जो एंड्रोसियम होता है नर जनन भाग होता है। तो देखिए जो पुमंग होता है वो क्या होता है, नर जनन भाग होता है। तो जो देखिए जो पुमंग होता है, पुमंग की यूनिट क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं किसी भी पुमंग या एंड्रोसियम के अंदर एक निश्चित संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं यानी स्टेमेंस जो हैं एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। और पुंकेसर की यह जो संख्या होती है किसी विशेष पादप जाति का विशिष्ट लक्षण होती है। यानी यहाँ पे पुंकेसरों की संख्या के आधार पर किसी भी विशिष्ट फैमिली को हम डिनोट कर सकते हैं कि यदि पुंकेसरों की संख्या कितनी है उसके आधार पर ये कौन सी फैमिली या किस कुल से बिलोंग करेगी। तो यह किसी भी विशिष्ट कुल का विशिष्ट लक्षण होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पुंकेसर या स्टेमन होते हैं यह किसी भी एंड्रोसियम यानी कि जो नर जनन भाग होता है उसकी यूनिट होती है। तो नर जनन भाग जो होता है एंड्रोसियम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुमंग, पुमंग की यूनिट होती है पुंकेसर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो पुंकेसर होते हैं इनकी संख्या क्या होती है। किसी भी पुमंग के अंदर जो है एक निश्चित संख्या में पुंकेसर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पे हम समझें तो तुलसी में जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। यानी जो आसिमम सेक्टम यानी कि जो तुलसी का प्लांट होता है उसमें जो पुंकेसर या स्टेमन्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। वहीं यदि हम डटूरा अल्वा यानी धतूरे की बात करते हैं तथा हम बैगन की यदि बात करें तो इनमें 5-5 पाई जाती है। कितनी संख्या में पाए जाते हैं पुंकेसर, 5-5 पाए जाते हैं। किसमें किसमें, धतूरे में और बैगन में कितने कितने पुंकेसर, 5-5। सरसों यानी मस्टर्ड के प्लांट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। और यदि हम गुड़हल की प्लांट की बात करते हैं यानी चाइना रोज या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की यदि हम बात करते हैं तो इनमें असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं यानी इनफाइनाइट प्रकार के स्टेमन पाए जाते हैं। किनमें, गुड़हल यानी कि चाइना रोज के प्लांट में। तो यहाँ पे आपको कुछ प्लांट में ये भी देखना है कि कितने स्टेमन्स पाए जाते हैं, इनकी संख्या क्या होती है। हर एक फैमिली में, हर एक पुमंग में पुंकेसरों की संख्या जो है एक निश्चित होती है। तो यहाँ पे आपको कई सारे प्लांट हैं उनमें देखना है कि स्टेमन्स की संख्या कितनी होती है। ये भी कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो तुलसी में आपको पता हो गया पुंकेसरों की संख्या होती है 4, धतूरा व बैगन में 5-5 होती है। वहीं सरसों के प्लांट में कितनी होती है, 6 होती है। और जो चाइना रोज या गुड़हल का प्लांट होता है उसमें स्टेमन्स या पुंकेसर की संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है। देखिए यदि हम बात करते हैं पुंकेसर की संरचना की तो एक पुंकेसर जो होता है वह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। जिसमें पहला भाग होता है परागकोश जिसको कि हम एंथर कहते हैं। दूसरा भाग होता है योजी, इसको हम संयोजी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका काम आपस में जोड़ना होता है 2 लोबों को। वहीं तीसरी संरचना होती है पुतंतु जिसको कि हम फिलामेंट भी कहते हैं। अब नीचे आप यहाँ पे संरचना भी देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं किसी स्टेमन्स की संरचना की तो देखिए स्टेमन्स की संरचना में ये 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। ये 2 लोब फिक्स नहीं है कि 2 ही लोब होंगे, 1 लोब भी हो सकता है। तो देखिए 2 लोब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बड़ी की गोलाकार संरचना इनको हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। अब इन लोबों के अंदर आपको क्या देखना है, ये जो दोनों लोब हैं ये कहलाते क्या है बेसिकली, तो ये परागकोश या एंथर कहलाते हैं। अब चूंकि परागकोश के अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो नीचे का लंबा भाग तंतुबद्ध भाग होता है ये क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है यानी कि पुतंतु कहलाता है। और देखिए दोनों लोबों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, योजी या कनेक्टिव करता है। तो आपस में जो दोनों लोब या एंथर जो है, एंथर के दोनों लोब आपस में जो जुड़े हैं इसके किसके द्वारा जुड़े हैं, योजी या कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों
लोबों के अंदर जो है कोष्ठ पाए जाते हैं। एक लोब के अंदर आपको ब्लू कलर से यहाँ पे दो कोष्ठ दिखाई दे रहा है। तो दो लोब मिलाकर के टोटल कितने कोष्ठ हो गए? 4 कोष्ठ हो गए। और इसकी संरचना के अंदर यानी पराग कोष की संरचना के अंदर जो कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी ये तो देखिए पूरी की पूरी संरचना जो है ये 2 लोब हो गए। इन लोबों के अंदर जो ब्लू कलर से आपको यहाँ पे 4 संख्या में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं, यानी ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि जो नर युग्मक होते हैं उनका निर्माण किनके अंदर होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। यह भी आपको याद रखना है। अब परागधानी या लघु बीजाणुधानी जो होती है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक कोष्ठ के अंदर 2 परागधानी है, यानी कि लघु बीजाणुधानी है। तो दो लोब मिलाकर के कितनी परागधानी हो गई? 4। अब इन कोष्ठकों के अंदर देखिए ये जो ब्लू कलर की कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? परागधानी या लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। और इन्हीं परागधानी या लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण या लघु बीजाणु जो हैं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष के अंदर जो लोब होते हैं, लोबों के अंदर जो कोष्ठ होते हैं उनको हम परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु या परागकण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो पुतंतु यानी कि जो फिलामेंट होता है वो पुंकेसर का लंबा व्रंत होता है, यानी डंठल के जैसे दिखाई देता है क्योंकि ये लंबा व्रंत ही होता है। तथा जो पराग कोष होता है वह फैला हुआ सिर होता है, और पराग कोष वैसे भी आपको सिर के समान फैला हुआ गोलाकार दिखाई देता है। और प्रत्येक पराग कोष में 2 पालियां होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि कोष्ठ या पालियां होती है। तो पराग कोष के अंदर कोष्ठ या पालियां होती है जो एक दूसरे से योजी द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो पराग कोष की संरचना होती है, यानी यहाँ पे जो पराग कोष की संरचना है, ये देखिए ये पराग कोष की संरचना के अंदर जो दोनों पाली है ये क्या कहलाती है? मुख्य रूप से यही 2 पालियां होती है। इन्हीं 2 पालियों के अंदर ही क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी स्थित होती है। अब देखिए प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? परागधानी अथवा लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। और 2 पाली युक्त पराग कोष को हम द्विकोष्ठीय पराग कोष कहते हैं। ये चीज आपको माइंड में बिठा के रखनी है कि यदि पराग कोष में 2 पालियां हैं तो उसको हम द्विकोष्ठीय पराग कोष कहते हैं, यानी हम उसको डाइथिकस एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइथिकस एंथर या पराग कोष कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यदि पराग कोष के अंदर 2 पालियां हैं उनको हम द्विकोष्ठीय पराग कोष कहते हैं। और इस प्रकार जो है इससे 4 लघु बीजाणुधानियां होती है। यानी यहां पे आपको क्या देखना है कि यदि 2 पाली युक्त पराग कोष है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विकोष्ठीय पराग कोष, यानी कि डाइथिकस एंथर उसको हम बोलते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार जो है इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, तो यदि 2 पालियां हैं तो उनके अंदर 4 कोष्ठ यानी कि 4 लघु बीजाणुधानियां बनेगी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके पुंकेसर में जो पराग कोष होते हैं उसमें एक ही पाली होती है। यानी जो पराग कोष होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुंकेसर के जो पराग कोष होते हैं उनमें केवल एक ही पाली होती है, यानी एक ही पाली का पराग कोष बना होता है। जैसे मालवेसी कुल के पौधों में, यानी आप जो गुड़हल का पौधा देखोगे, यानी जो चाइना रोज का पौधा आप देखते हो, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लोब होता है वो एक ही पाली का बना होता है। तो यानी कि जब एक ही पाली है तो एंथर चूंकि एक पाली का है तो एक पाली के अंदर केवल 2 ही कोष्ठ पाए जाएंगे, यानी कि एक पाली के अंदर केवल 2 ही परागधानियां या लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाएगी। यह चीज आपको याद रखना है कि मालवेसी कुल के पौधे जो होते हैं इनमें एक ही कोष्ठी पराग कोष जो है पाया जाता है। तो यानी आपको क्या देखना है यहाँ पे कि जब पाली जो है एक कोष्ठ की बनी होती है, ऐसे पराग कोष को हम क्या कहते हैं? एक कोष्ठीय पराग कोष कहते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मोनोथिकस जो है मोनोथिकस एंथर कहते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे एंथर कैसा है? मोनोथिकस है, यानी कि केवल और केवल जो है इसमें एक ही कोष्ठ है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यदि केवल एक ही पाली है पराग कोष में तो उसको हम एक कोष्ठीय पराग कोष कहते हैं।
तो अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि ऐसे पराग कोश में केवल 2 लघु बीजाणुधानी होती है। अब जब कोष्ठ या पाली ही क्या है, एक है, तो इसके अंदर लघु बीजाणुधानी कितनी होगी, 2 ही बनेगी, क्योंकि एक पाली के अंदर 2 ही लघु बीजाणुधानी बनती है। तो यदि 2 पाली हैं तो लघु बीजाणुधानी 4 बनेगी, और पाली यदि एक है यानी कोष्ठ यदि एक ही है तो उसमें लघु बीजाणुधानी 2 बनेगी। अब देखिए, और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में बहुत अधिक मात्रा में महीन पाउडर जैसे परागकण अथवा लघु बीजाणु भरे होते हैं, और यही जो क्या होते हैं, पराग कोश के अंदर जो परागधानियां या लघु बीजाणुधानी होती है, इन्हीं के अंदर महीन और पाउडर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, परागकण या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और यही परागकण अंकुरित होकर के यानी परिपक्व होकर के नर युग्मकोद्भिद का विकास करता है। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं कि यदि कोई भी पराग कोश यदि 2 कोष्ठी है यानी 2 पाली युक्त है, तो उसमें 4 लघु बीजाणुधानी यानी कि 4 परागधानी बनती है। तो यदि ये 2 कोष्ठी पराग कोश है तो इसमें 1 2 3 4 लघु बीजाणुधानी बन रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, यदि आपस में पराग कोश जो है 2 पाली युक्त है तो उसको हम द्विकोष्ठी यानी कि डाइथिकस एंथर बोलते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं पराग कोश की, तो पराग कोश यदि 1 पाली युक्त है तो उसको हम एक कोष्ठीय पराग कोश कहते हैं यानी कि मोनोथिकस कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि स्टेमेन या पुंकेसर की जो संरचना है वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।